बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लमा राहिला समीर और हम पढ़ रहे हैं उर्दू बराए जमात हफ्तम। और आज हम पढ़ रहे हैं सिपाही मकबूल हुसैन। इसका लेक्चर 4 है। और आज हमारा जो हासिलात ताल्लुम है वो है नज़्म नसर को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिका मारूज़ी और मौज़ूई सवालात के जवाबात दे सके, नसरी तहारीर के अज्जा और सियाको सबाक का अंदाज़ा लगा सके। प्यारे बच्चों, जब आप किसी भी सबक को गौर से पढ़ेंगे, फ़हम के साथ पढ़ेंगे, फ़हम के साथ पढ़ने से क्या मुराद है, समझ कर पढ़ेंगे, तभी आप सबक से मुतल्लिका सवालात के जवाबात दे सकेंगे। तो कोई भी इबारत आप पढ़ें या कोई सबक पढ़ें या नज़म पढ़ें तो इसको इतने गौर से सुने कि अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे सकें। इससे पहले कि हम ये सरगर्मी सीखें जो आज हमने करना है, आप एक छोटी सी सरगर्मी कर लेते हैं हम क्लास में। ये एक पैराग्राफ है जो कि सिपाही मकबूल हुसैन सबक का है। आप इसको गौर से पढ़ें और बाद में आपने इस सवाल का जवाब देना है कि पाकिस्तान और भारत के माबैन किस सनी में जंगें हुई। शाबाश, आपने बहुत अच्छे तरीके से ये इबारत भी पढ़ी और इस सवाल का जवाब भी दे दिया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान किन किन सन में जंग हुई है। एक तो 1971 है और एक 1965 है। इसमें एक इसके अलावा भी 1999 में कारगिल की जंग हुई थी, तो ये आपको नॉलेज होगा। अब हम चलते हैं आज के सबक की तरफ। ये एक पैराग्राफ है जो मैं पढ़ूंगी और आपको जो है ये 2 सवालात हैं जिसके जवाबात भी मैं आपको बताऊंगी, आपने गौर से सुनना है। 1965 के मार्के का बाकायदा आगाज पाक भारत जंग की सूरत में 6 सितंबर को होता है। ये मार्का 17 दिन तक जारी रहता है, मगर इससे भी 1 महीना कबल अगस्त 1965 को जब सरहदों पर कशीदगी बढ़ जाती है और पाक सरहद के मुहाफिज हर खतरे से नबरद आज़मा होने के लिए चौकस होते हैं। कश्मीर रेजिमेंट का एक सिपाही मकबूल हुसैन ऑपरेशन जबर अल्टर का हिस्सा बनता है। दिफाए वतन में वो दुश्मन की गोली का निशाना बनता है और जख्मी हो जाता है। जख्मी होकर गिरने के बाद दुश्मन उसे जंगी कैदी बना लेता है। जंगों के दौरान में ऐसा होना मामूल की बात है, लेकिन यहाँ हालात यकसर मुख्तलिफ हैं। जनेवा कन्वेंशन के बरक्स इस जंगी कैदी को हर किस्म के हकूक से महरूम कर दिया जाता है और इस पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाए जाते हैं। इस जंगी कैदी के नाखून उखाड़े जाते हैं और जब ये बार बार पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है तो दुश्मन बिलबिला उठता है। फिर उससे ये हक भी छीन लिया जाता है कि वो धरती माँ के लिए नारे भी लगा सके और उसकी ज़बान काट दी जाती है। 1965 की 17 दिन की महाजराई के बाद जंगी कैदियों की फहरिस्त बनाई जाती है, मगर इसमें सिपाही मकबूल हुसैन का नाम नहीं होता। तो पहला सवाल यह है कि मकबूल हुसैन को कब जंगी कैदी बनाया गया था। ये देखें, कबल ये जो जंग है ना 1965 की सितंबर में हुई थी, इससे 1 महीना कबल अगस्त 1965 को मकबूल हुसैन को जंगी कैदी बनाया गया। दूसरा सवाल है, सिपाही मकबूल हुसैन को किस तरह अज़ियत पहुंचाई गई, उसके नाखून उखाड़े गए और क्या किया गया, उसकी ज़बान काट दी गई। ये 2 अज़ियतें बहुत ख़तरनाक थी जो कि उस कैदी होने के बाइस उसको दी गई। तीसरा सवाल हमारा क्या है, तीसरा सवाल ये है, दुश्मन ने मकबूल हुसैन की ज़बान क्यों काट दी, क्योंकि वो बार बार पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता था, इस वजह से उसकी ज़बान काट दी गई। मुझे उम्मीद है कि आपको सबक पढ़कर सवालात के जवाबात देने का तरीका समझ में आ गया होगा। अब हम सियाको सबाक देख लेते हैं। सियाको सबाक क्या होता है, किसी इबारत में किसी लफ्ज़ या कौल के आगे पीछे का मतन जो है वो सियाको सबाक होता है। आप अगर को किसी भी सबक का पैराग्राफ पढ़ते हैं तो आप उससे पहले की जो बातें हो चुकी हैं वो बताएंगे तो वो सियाक होगा, और उसी इबारत के नीचे जो बयान किया गया है वो बताएंगे तो वो सबाक होगा।
तो आपको समझ में आ गई होगी कि सियाक व सबाक क्या है। ये एक पैराग्राफ है। एक तो हम इन सवालात के जवाबात देंगे, दूसरा हम सियाक व सबाक भी देखेंगे कि इससे पहले क्या बताया गया था। अभी मैंने पढ़कर सुनाया है आपको कि सिपाही मकबूल हुसैन के बारे में क्या बताया गया है। तो ये पैराग्राफ अगर हम पढ़ते हैं और हम इसका सियाक व सबाक हमने लिखना होगा, तो हम इससे पहले वाली मालूमात इसमें लिखेंगे। कश्मीर रेजिमेंट में इसका नाम लापता सिपाहियों की फहरिस्त में शामिल कर दिया जाता है। साल गुजरते जाते हैं मगर इस नाम का कोई सिपाही मंजरे आम पर नहीं आता। 1971 की जंग के कैदी भी एक मुआहदे के तहत घरों को लौट आते हैं, लेकिन मकबूल हुसैन की किस्मत में शायद अभी आज़ादी नहीं। 2005 में एक और मुआहदा तय पाता है और वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान के तमाम कैदी पाकिस्तान को और भारतीय कैदी भारत को लौटा दिए जाते हैं। इन कैदियों में एक 67 साला बूढ़ा लागिर कैदी पाकिस्तान आता है जिसका जहनी तवाज़ुन खराब है। ये तमाम मजालिम मकबूल हुसैन से वो फ़ख्र नहीं छीन सके जो उसे कश्मीर रेजिमेंट का एक जांबाज सिपाही होने की हैसियत से हासिल था। अब जबकि मकबूल हुसैन का दिमाग और ज़बान दोनों उसका साथ नहीं देते, उसे एक कागज़ और कलम दिया जाता है जिस पर वो बिला तामुल चंद हिंसे लिखता है। जो हिंसे ये है 335139। तहकीक करने पर मालूम होता है कि ये वो नंबर है जो कश्मीर रेजिमेंट ने उसे अलॉट कर रखा था। सिपाही मकबूल हुसैन बुनियादी तौर पर एक गुमनाम सिपाही था जिसका ताल्लुक कश्मीर के इलाके तड़ार खुल से था। फौज में शमूलियत के बाद वो जबर अल्टर ऑपरेशन में शिरकत से कब्ल वो अपनी माँ से मिलता है और घर वालों को इस बात की नवीद सुनाता है कि मुहाज मुकम्मल होने के बाद वो आएगा और शादी करेगा, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मकबूल हुसैन गुमनाम सिपाही के तौर पर अपनी ज़िंदगी के 40 बरस दुश्मन की कैद में गुजारता है। तो प्यारे बच्चों, इसका सियाक क्या होगा? सियाक व सबाक मैंने आपको बताया है। सियाक से मुराद इबारत से पहले के वाक़ियात हैं और सबाक से मुराद इबारत के बाद के वाक़ियात हैं। तो इसमें आपने ये बताना है कि सिपाही मकबूल हुसैन जो है वो 1965 की जंग से एक माह कबल गोली लगने से भारत की हिरासत में आ गया था और वहाँ पर वो उसे कैदी बना लिया गया था। ठीक है, ये मालूमात आपने इससे पहले देनी है। इसके बाद हम कुछ सवालात के जवाबात दे देते हैं, फिर हम सबाक की भी बात करेंगे। ठहरिए और बताइए, सिपाही मकबूल हुसैन को कैद से रिहाई कब मिली? कब मिली थी उनको? 2005 में। ठीक है। और सिपाही मकबूल हुसैन को गुमनाम सिपाही क्यों कहा जाता है? कि इसलिए कहा जाता है कि उनकी जो है किसी को भी मालूम नहीं था कि वो भारत की कैद में हैं। ठीक है। कैद से रिहाई के बाद मकबूल हुसैन ने अपनी शिनाख्त कैसे करवाई? उन्होंने कुछ नंबर बोले थे, पता चला कि वो कश्मीर रेजिमेंट से ने अलॉट किए थे 335139। ये उनको याद रह गया था, हालांकि उनका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गया था। अब हमने सियाक व सबाक की हम बात कर रहे थे, तो हम इस पैराग्राफ के बाद के वाक़ियात का जिक्र करेंगे जिसमें उन्हें सिपाही मकबूल हुसैन को सितारे जुर्रत से नवाजा गया था और उनके बारे में कुछ मालूमात दी गई है कि जब वो अपने घर पहुंचे तो उनकी वालिदा इंतकाल कर गई थी। इस वाक़ये के बाद की जो मालूमात है वो सबाक में आ जाएगी। इस तरह हम सियाक व सबाक जो है वो इसका बयान करते हैं। एक इनफरादी सरगर्मी कर लेते हैं, ये भी आपके सबक से लिया गया पैराग्राफ है और ये आखिरी पैराग्राफ है। इसको आपने अच्छे से पढ़ना है और आपने इन सवालात के जवाबात देने हैं। ये एक वर्कशीट है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये आपने इस प्रिंट आउट ले इसका और इस पर जो पैराग्राफ दिया गया है सवालात के आपने जवाबात देने। ये भी आपकी मश्क से ताल्लुक़ रखता है। मुझे उम्मीद है कि आपको सियाक व सबाक भी समझ में आ गई होगी और आपको समझ में ये भी आ गया होगा कि किसी भी इबारत से सवालात के जवाबात कैसे अख्ज़ करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।